नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी की सरकार अभी बनी नहीं है, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ही बड़े घोटाले के आरोप उनके ऊपर लग गए हैं। ये 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला क्या है और इस घोटाले को लेकर कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मतलब क्या है। चूंकि ये एक वित्तीय मामला है, एक इसमें फाइनेंस जुड़ा हुआ है, तो हम सबके लिए सरल तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें वो कौन सा खेल है जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि हुआ है। बड़ी बड़ी बातों में, मुहावरे की बातों में, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में ये बात डिस्कस की गई है, लेकिन जो आम आदमी है उसको समझ में आना ज़रूरी है कि ये घोटाला है क्या, 30 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ। बात शुरू करें, घोटाला क्या है ये समझें उससे पहले 30 लाख करोड़ रुपए होते कितने हैं इसको पता लगाना ज़रूरी है। अभी दिल्ली में मोदी जी ने G20 का समिट कराया था और G20 समिट में पूरी दिल्ली को बदल दिया गया था। कोने कोने में सजावट की गई थी, तमाम सारे नए ऑडिटोरियम बने, बड़े बड़े हॉल बने और उस पर कुल खर्चा, उसमें विदेशी मेहमान भी आए थे, उनका आना जाना, रहना ठहरना, 5 स्टार होटल, उनके बड़े बड़े स्टाफ, एक एक बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के पास पूरा पूरा होटल था। इतना खर्चा करने के बाद भी उसमें जो कुल खर्चा हुआ था वो 6,000 करोड़ रुपए का हुआ था। जब हिंडनबर्ग घोटाला हुआ था तो एक सवाल उठा था कि ये जो पैसा अडानी की कंपनी में, वो कौन सा पैसा है जो पीछे से आया और उस पैसे को यहाँ पर जिससे खेल किया गया, वो पैसा था कुल 20,000 करोड़, जिसके ऊपर सवाल उठ रहा था। और 20,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस घोटाले की बात कही है ये 30 लाख करोड़ रुपए का मामला है, 30 लाख करोड़ का। अब वो मांग कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा मामला है तो इसकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए। लोग जेपीसी से मांग क्यों चाहते हैं? दरअसल संयुक्त संसदीय समिति से जब जांच होती है, अडानी हिंडनबर्ग की जांच भी मांगी गई थी, तो सभी दलों के लोग उस जांच में शामिल होते हैं, तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और सबसे बड़ी जांच है देश में जेपीसी की जांच, उसके बाद तसल्ली हो जाती है। तो अब आरोप क्या है? टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे, इतनी तारीख को ये हुआ, उतनी तारीख को ये हुआ, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिए किस दिन किसने क्या जवाब दिया। अमित शाह ने लोगों से कहा 13 मई को कि खूब सारे शेयर खरीदो 4 जून से पहले। उसके बाद 19 मई को मोदी जी ने कहा कि 4 जून को जो है वो स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा। यानी 4 जून की तारीख को बार बार ये कह रहे थे कि आपको शेयर खरीदना चाहिए। राहुल गांधी का आरोप है कि ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे। वो फ़ायदा क्या था, कैसे पहुंचा होगा, इस पे हम आएंगे। लेकिन एक और बड़ा इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक वो है कि ये दोनों बयान उस चैनल पर दिए गए हैं जो चैनल अडानी साहब का चैनल है, और इस चैनल के मालिक के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, अडानी साहब के खिलाफ पहले ही शेयरों में हेर फेर की जांच चल रही है। तो इसलिए इस बात का महत्व और बढ़ जाता है कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 जून को शेयर खरीदो। अब ये वाली बात आती है, उससे पहले एक तकनीकी चीज़ और आती है। भारत में कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी को भी शेयर खरीदने की सलाह नहीं दे सकता। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के सख्त नियम हैं इसको लेकर, और नियमों के मुताबिक, उन नियमों के मुताबिक कोई भी अगर शेयर खरीदने या बेचने की राय देता है तो ये एक अपराध है, और इस अपराध के लिए सज़ा मिल सकती है। अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, यहाँ तक कि एक टीवी एंकर एक्सपर्ट शेयर के, वो टीवी चैनल पर बैठकर शेयरों की सलाह देते थे। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं इस देश में जो आपको सलाह देते हैं कि भैया शेयर फला खरीद लो, और खुद जाके बेच आते हैं। तो ये जो मार्केट है ये बड़ा सैक्रोसेंट मार्केट है। इस ये ज़रा से में कूद जाता, उछल जाता है। मतलब ये ज़रा सा संकेत मिलने पे अगर ये पता चल जाए कि अडानी जी जो है आज मोदी जी से मिलने गए थे, उसी दिन अडानी जी का शेयर बढ़ जाता है। अडानी जी सीरम इंस्टीट्यूट गए, उसका शेयर बढ़ जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव, उसका नाम ही सेंसिटिव इंडेक्स है, जो उसका जो मेन इंडेक्स है। तो ये शेयर जो है ना वो बड़ा नाजुक चीज़ है।
अब उस नाजुक बाजार के अंदर किसी देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहे कि शेयर खरीद लो 4 जून को, शेयर खरीद लो 4 जून को। अब मैं एक चार्ट और लगा रहा हूं, ये 31 तारीख की तारीख है, लाल वाला चार्ट। क्या हुआ कि मोदी और शाह की सलाह के बाद बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के लोगों ने शेयर खरीदे और जो रोज जितने शेयर बिकते हैं उससे 6-7 गुना शेयर खरीदे बेचे गए उस दिन। क्यों? क्योंकि मोदी और शाह ने सलाह दी थी। राहुल गांधी का पॉइंट यह है कि आपने सलाह दी, इसके कारण लोगों ने बहुत सारे शेयर खरीदे। अब ये अनुमान है कि शेयर किसने खरीदे, तो माना यह जा रहा है, आरोप यह है कि मोदी जी को पता था कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, वो दुनिया के सामने कुछ भी कह रहे हों। और ऐसा मोदी जी को कैसे पता था? मोदी जी को ऐसे पता था क्योंकि उनके पास में जो इंटरनल फीडबैक था, उनके पास में जो आईबी की रिपोर्ट थी, उन सारी चीज़ों के ज़रिए मोदी जी को पता था कि हम पूरी बहुमत से नहीं आ रहे हैं, हम डूबने वाले हैं। उसके बावजूद मोदी जी ने लोगों को ये सलाह दी, यहाँ तक तो ठीक है। अभी आप समझेंगे सलाह देने से कैसे फ़ायदा हुआ। इसके अलावा इन्होंने ये किया कि एग्जिट पोल कराए, जो आरोप है कांग्रेस का, और उस एग्जिट पोल के ज़रिए ये बताया कि पार्टी 400 सीटें जीत रही है। यानी दो तरह से एक संदेश बड़ा सा समाज को दिया गया कि अब मोदी जी की सरकार वापस आ रही है, और मोदी जी ने कहा था शेयर खरीद लेना, तो अंधाधुंध शेयर बिके। अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले आरोप लगा के गए थे कि शेयर मार्केट में ये खेल कर रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए। अब एग्जिट पोल पे आरोप इसलिए लग रहा है कि जो लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता थी ये बात, प्रदीप गुप्ता, एक्सेस माई इंडिया वाले जो हैं, जो आज तक का पोल करते हैं, आज तक पहले सी वोटर से बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी से पोल कराया करता था, अचानक प्रदीप गुप्ता पिक्चर में आ गए और उनका पोल करने लगे। अब ये प्रदीप गुप्ता उनका एग्जिट पोल करने लग गए। भैया कौन इतना बड़ा एक्सपर्ट आज तक ने ढूंढ लिया? तो पता चला कि जो पीयूष गोयल हैं, जो खजांची हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये जितना जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है इसका हिसाब किताब पीयूष गोयल ही रखते हैं। उन पीयूष गोयल जो है वो उनके बचपन के दोस्त हैं। यानी चैनल में बैठ के जो आदमी सर्वे कर रहा है, एग्जिट पोल कर रहा है और आपको बता रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो बीजेपी वालों का दोस्त है। और ये परसीव किया जाता है कि उसको उस चैनल में प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया। इंडिया टुडे ने उसको इसलिए रखा क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने रिकमेंड किया कि इसको रख लो। रिकमेंड किया या क्या डील थी वो भगवान जाने। तो उस पोल किया एग्जिट पोल, उसमें भी बताया कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है। राहुल गांधी का कहना है कि इसे अंधाधुंध शेयर लोगों ने खरीदे। जिन लोगों के पास में पहले से शेयर थे, जिनके शेयर बिके, ये माना जा रहा है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो वहां विदेशों से भारत में शेयर खरीदती हैं, जिसमें कई कंपनियां हैं, जिसमें अभी हिंडनबर्ग में भी बहुत सारी कंपनियों के नाम आए थे। अब एक चीनी था, एक अरबी था, और भी बहुत सारे। तो ये जो विदेशी जो कंपनियां FIIs हैं, इन लोगों ने शेयर बेचे। मोदी जी ने लोगों से कहा शेयर खरीदो, अमित शाह ने लोगों से कहा शेयर खरीदो, लोग शेयर खरीदने लगे। और वो लोग जिनके पास बहुत सारे शेयर थे, उन्होंने अपने शेयर जनता को बेच दिए, क्योंकि मोदी जी को पता था और उन सारे लोगों को पता था कि सरकार नहीं आ रही है। उनको पर्सनल लेवल पे बता दिया गया होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का अनुमान है। तो इधर कहा मार्केट में लोगों से शेयर खरीदो दबा दबा के, और वहां उन लोगों ने क्या किया, अपने शेयर निकाल दिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी,
और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा ये सवाल है और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं, वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जब इनको पता था कि हमारी पूरी सीटें नहीं आएंगी तो मार्केट गिरेगा तो दोस्तों का नुकसान हो जाएगा। कौन दोस्त? ये एक बड़ा सवाल है। वो लोग जो ये शेयर बेच गए जनता को, तो उनका शेयर ऊंचे मार्केट में बिकवा दिया, ऊंचे बाजार में। उसके बाद नतीजे आए, नतीजे आने के बाद मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो जब धड़ाम से मार्केट गिरा तो जिस देश के जो छोटे छोटे निवेशक थे, हमारे आपके जैसे लोग थे, किसी ने 50 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10,000, 5,000 लगाया था। ये सुनकर कि मोदी जी कह रहे हैं और राहुल और ये जो अमित शाह कह रहे हैं अब तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, अब तो इनकी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल भी आ गया है, तो बल्ले बल्ले होने वाली है। नतीजा आया तो क्या हुआ? वो सब डूब गए। तो इस तरह से 30 लाख करोड़ रुपए के लोगों के डूब गए। इनकी सरकार नहीं बननी थी, इनको कम सीटें आनी थी, इनके पास 220 सीटों का अनुमान था पहले से। उस अनुमान को जानते हुए इन्होंने एक हवा बनाई, एग्जिट पोल वगैरह के जरिए बनाई, और अपने दोस्तों के शेयर निकलवा दिए ताकि वो डूबे नहीं। ये आरोप है। अब वो कह रहे हैं कि इस आरोप की जांच होनी चाहिए, यानी इस आरोप की जांच संयुक्त संसदीय समिति से हो, जेपीसी से हो। अगर ये सही है तो ये भारत के इतिहास में जनता के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। हम ये तो अभी तक मानते रहे हैं कि उद्योगपतियों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में प्रधानमंत्री की नज़दीकी है। बार बार ये चीज़ सामने आई है, कहीं किसी को ठेका दिला रहे हैं, कहीं किसी सरकार पे दबाव बना रहे हैं ठेका दिलाने के लिए, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये स्टोरीज़ हमारे सामने बहुत सारी आई हैं। कोयला इंपोर्ट करने के लिए दबाव बनाया, अनिवार्य कर दिया कि इतना विदेशी कोयला खरीदना ही पड़ेगा, कोयला इंपोर्ट करने वाला भी मित्र, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसे सीधे आम जनता को ठग के अपने दोस्तों के शेयर निकलवा दिए क्योंकि वो गिरने वाले थे, उनका दाम बढ़वाया। और इसमें जो टेक्निकल पॉइंट कांग्रेस ने उठाए ये है कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे दी इन्होंने, क्योंकि 5 करोड़ लोग इस देश में जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, और निश्चित बात है अगर पीएम बोले बड़ी बात होती है, और उनका जो है उसने उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को सीरियसली लिया और इसलिए नुकसान हुआ। इनका कहना यह है कि उनका दोनों का तो कोई अधिकार ही नहीं है एडवाइस देने का, हर कोई थोड़ी एडवाइस दे सकता है। याद कीजिए हिंडनबर्ग वाला जब मामला था, मैं हर वीडियो बनाते समय आपको बोलता था कि मैंने ना तो आज तक 1 रुपये का शेयर खरीदा है, ना मैं शेयर खरीदना जानता हूँ। मेरी किसी भी बात पे विश्वास करके 1 रुपया भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कर देना। याद है ना? ये एक जिम्मेदारी होती है सार्वजनिक मंच पे बोलने वाले की। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके सामने उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देता हूँ। कल 2 दिन पहले मेरे पास एक प्रपोजल आया विज्ञापन का। मैं आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों से कहता हूँ स्कैन करके 100-100, 200 रुपये आप भेज दो। मेरे पास में
2 लाख रुपए का डील थी परसों, और वो एक एप्लीकेशन थी जिस पे आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। शेयर की एडवाइस नहीं थी उस एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी, एक एप्लीकेशन थी कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने पता किया तो मुझे ये लगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये नई कंपनी है, ये अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। मैंने उनको कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं केवल जो राष्ट्रीय बैंक हैं और वो उस तरह के लोग जो लगाते हैं उनकी एप्लीकेशन का तो विज्ञापन कर सकता हूं, आपका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दर्शक जो हैं उन्होंने अगर मान लीजिए किसी ने कोई एप्लीकेशन आपका खरीद लिया, इंस्टॉल कर लिया, उनको अगर 1 रुपये का भी नुकसान हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जिम्मेदारी एक दूसरी चीज़ होती है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो 11 सर्किल ये सब जो तमाम सारा जो सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स बेचते घूम रहे हैं। मेरे पास बहुत प्रपोजल आते हैं और ये लोग आपको पता है 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसे देते हैं 11 सर्कल ये सब वाले बाकी लोगों के मुकाबले। हाथ जोड़ लेता हूं। तो ये जिम्मेदारी सबके अंदर होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री इतना लूज बयान कैसे दे सकता है? इनको नहीं पता कि इनके एक बयान से कितने लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाएंगे। और 30 लाख करोड़ रुपए का मामला ऐसा हुआ ना, ये गंभीर बात है। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये दोनों इंटरव्यू एक ही चैनल पे क्यों हैं, और ऐसे चैनल पे, ऐसे बिजनेस ग्रुप के जिस पे शेयर के मैनिपुलेशन को लेकर सेबी जांच कर रही है, यानी अडानी के चैनलों पे बोल रहे हो आप। इसके अलावा ये क्या कनेक्शन है फेक एग्जिट पोल करने वाले और बीजेपी के बीच में? अगेन जो मैंने आपको बताया, देखिए जो गुप्ता जी हैं जो एग्जिट पोल करते हैं आज तक का, कायदे से एक प्रोटोकॉल होता है भाई। हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठते थे, कोई कैंडिडेट आया अगर, और वो अगर हमारा परिचित है, हमारा रिश्तेदार है, तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे भाई मैं कुछ नहीं पूछूंगा इससे, आप लोग तय कर लो, मेरी कोई से नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोसेस में हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कई बार आप देखते होंगे कि फलां जज ने सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसका भाई ऐसा वैसा। इन लोगों ने आज तक पे पोल किया और पीयूष गोयल के साथ बचपन की दोस्ती है, ये सारी बातें क्यों नहीं डिक्लेयर की? ये फर्ज बनता था पीके गुप्ता का कि भाई मैं एग्जिट पोल कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी में जो है पीयूष गोयल मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं, इस तरह के मेरे निजी संबंध हैं, तो मैं या तो पहले बता दो आप, और कायदा ये कहता है कि आप नहीं करो। अगर उनको बीजेपी ने प्लांट नहीं किया था, उस केस में बोल रहा हूं कि भाई अगर आप जो है, आपको ये तो थोड़ी गैरत रखनी पड़ेगी ना। आप कुछ भी थोड़ी बोल दोगे कि मैंने सर्वे किया और फला जीता है। आप लोगों की जिंदगियां इस पे दांव पे लगी होती हैं। 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूबे ना, कौन इसका जिम्मेदार है? तो ये कुल मिला के कहानी है इस देश के नेताओं के चरित्र की, उनकी बेईमानी की, जिसको मैं निरंतर आपके सामने रखता रहता हूं। एक मिनट भी शर्म नहीं आई इतनी बड़ी शेयर एडवाइस देते हुए। इसी सरकार के दौर में पिछले 1 साल के 6 महीने का अखबार पढ़ लीजिए, ये जो रायचंद होते हैं शेयर की राय देते रहते हैं, इनके ऊपर कितनी सख्त टिप्पणी आई है, सेबी के कितने रूल आए हैं, कितनी सख्ती आई है, और बैठ के प्रधानमंत्री शेयर एडवाइस दे रहे हैं जिसको कद्दू नहीं पता इस मामले में। तो ये अपने आप में गंभीर बात है। और देखिए जांच क्यों? क्या पता इसमें किसी का कोई दोषी ना हो, कोई साजिश ही ना हो, खेल ही ना हो, घोटाला ही ना हो, और हम कह दें कि घोटाला है, तो किसी नतीजे पे जांच ही पहुंच सकती है ना। हम क्यों मान लें कि अभी से कि मोदी जी जो है और अडानी और इन सब लोगों के बीच में कुछ साजिश है, इन्होंने जानबूझ के जो है एग्जिट पोल बढ़ाया, इन्हीं का पोलिस्टर था वगैरह वगैरह। हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जांच करा लेनी चाहिए। ये मोदी जी के लिए भी ठीक है, शाह साहब के लिए भी ठीक है। अब वो पुराना दबंगई वाला इनका जमाना तो चला गया कि जब ये जांच को सीधे प्रभावित कर सकते थे। अब एक निष्पक्ष जांच होगी। पार्लियामेंट भी अब बैलेंस टाइप का पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ की भी गुंजाइश नहीं है। तो अच्छा एक क्लीन चिट ले लें, नहीं तो जिंदगी में हमेशा सवाल उठेगा। 30 लाख करोड़ कम नहीं होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।